हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे क्लास 7th का साइंस का मिड टर्म का प्रैक्टिस पेपर, जो कि डीओई ने सेशन 2022-23 के लिए जारी किया गया है। अब तक हम सेक्शन ए, सेक्शन बी के दो तरह के पार्ट यानी कि 2 नंबर के क्वेश्चन और 3 नंबर के क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आखिरी बचा है हमारा बच्चों सेक्शन सी। सेक्शन सी की अगर बात करें तो सेक्शन सी पूरा का पूरा 6 मार्क्स का है बच्चों। हर कोई क्वेश्चन 6 मार्क्स का है और इसमें 4 क्वेश्चन हैं, यानी कि सेक्शन सी की अगर बात करें तो इसमें 12, 13, 14 और 15 6 क्वेश्चन 4 मार्क्स के ये हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को, यानी कि पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। चलिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन 12 में आप देख लीजिए, आपको एक पैराग्राफ सा दिया हुआ है, पहले इसे पढ़ लेते हैं। ये क्या कह रहा है? हरे और कोमल तने वाले पौधे आमतौर पर घास के मैदान में देखे जाते हैं। वे आमतौर पर छोटे होते हैं और उनकी शाखाएं नहीं होती हैं। कुछ पौधों में तने के आधार पर पास से ही शाखाएं विकसित होती है। उनका तना सख्त लेकिन बहुत मोटा नहीं होता है। वहीं कुछ पौधे बहुत लंबे, कठोर और मोटे तने वाले होते हैं। इनमें शाखाएं तनों के ऊपरी भाग में जमीन से ऊपर बहुत ऊपर होती हैं। ऐसे पौधों को वृक्ष कहा जाता है। तो बच्चों, बेसिकली ये बात क्या कर रहा है, जो हमारा चैप्टर था है ट्री वाला, उसके बारे में। अब नीचे भी ये बात कर रहा है क्या, ये प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉमनली सीन इन द ग्रास फील्ड। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस। सम प्लांट्स develop branches near the base of stem. The stem is hard but not very thick. Some plants are very tall and have hard and thick stem. The stems have branches in the upper part which much above the ground. Such plants are called trees. तो ये बच्चों क्या बात कर रहा है, ये हर्ब शब्स और क्रीपर्स के बारे में भी बात कर रहा है, यानी हर्ब शब्द और ट्री और क्रीपर्स, इस तरह की चीज़ों के बारे में जो हम प्लांट्स को डिवाइड करते हैं उसके बारे में बात कर रहा है। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये पूछ रहा है हरे और कोमल तने वाले पौधे कहलाते हैं। प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड। तो ये क्या कहलाते हैं बच्चों, ये कहलाते हैं आपके हर्ब्स, जिसे हम शाक कहते हैं हिंदी में। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। अगला बच्चों, इसका दूसरा भाग ये क्या कहता है, पौधे जिनमें तने के आधार के पास से शाखाएं विकसित होती हैं। तना कठोर लेकिन बहुत मोटा नहीं होता, वह किसमें पाया जाता है? द प्लांट विच डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम, दीज स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक, इज फाउंड इन। तो ये कहाँ पाया जाता है बच्चों? शर्ब में, झाड़ी जिसे बोलते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका तीसरा भाग इसका, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड पार्ट। कमजोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते लेकिन जमीन पर फैले हुए होते हैं, ये कहलाते हैं प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, ट्रीज या हर्ब्स। क्या कहलाते हैं बच्चों ये? तो ये कहलाते हैं क्रीपर्स, वर्षपी लता जिसे कहते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 13 बच्चों। प्रश्न नंबर 13 क्या है? प्रश्न नंबर 13 भी इसी तरह का है, पैराग्राफ पे बेस्ड बच्चों। ये क्या कह रहा है, प्रत्येक व्यंजन आमतौर पर एक या एक से अधिक अवयवों से बना होता है, जो हमें पौधे या जंतु से प्राप्त होता है। इन अवयवों में से कुछ ऐसे घटक होते हैं जिनका हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इन घटकों को पोषक तत्व कहा जाता है। इसके अलावा भोजन में आहार, फाइबर और पानी भी होता है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। यानी कि ये किसकी चीज़ की बात कर रहा है? न्यूट्रिशन वाले की बात कर रहा है बच्चों। ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स which we get from plants or animal. These ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called nutrients. In addition, food contains dietary fibers and water, which are also needed by our body. ठीक है बच्चों, चलो अब ये क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन पोषक तत्व नहीं है? विच इज नॉट ए न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट की अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये तीनों के तीनों न्यूट्रिएंट है, लेकिन आहारी रेशे हैं ये न्यूट्रिएंट नहीं है, यानी कि डाइटरी फाइबर न्यूट्रिएंट नहीं है।
तो इसका आंसर ये हो गया बच्चों। फिर है शरीर वर्धक भोजन है, द बॉडी बिल्डिंग फूड इज कॉल्ड। तो बॉडी बिल्डिंग फूड क्या है बच्चों? बॉडी बिल्डिंग फूड है वो जो हमें प्रोटीन प्रदान करे। तो यहाँ पे प्रोटीन और मछली दोनों ही जो है सोर्स है किसका? प्रोटीन का। तो यहाँ पे आंसर होगा डी। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला भाग जो है, अगला भाग क्या कहता है? नींबू समृद्ध होता है, लेमन इज रिच इन विटामिन सी। तो ये क्या सोर्स है बच्चों? विटामिन सी का एक रिच सोर्स है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। दिए गए मानव तंत्र के आरेख में ए, बी, सी और डी में से किन्हीं 3 भागों को पहचानिए और पाचन तंत्र में उनकी भूमिका लिखिए। आइडेंटिफाई एनी 3 पार्ट्स फ्रॉम ए, बी, सी एंड डी इन द गिवन डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑल्सो राइट देयर रोल इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बच्चों ए वाला जो भाग है आपका वो है स्टोमक या आमाशय। ठीक है बच्चों, ये क्या करता है? ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, प्रोड्यूस करता है एसिड और एंजाइम्स को, यानी आमाशय की भित्ति के संकुचन से अम्ल व एंजाइम उत्पन्न करता है और भोजन में पाचन की शुरुआत करता है। बी वाला भाग है आपका गॉल ब्लैडर या पित्ताशय। ठीक है बच्चों, अब ये क्या करता है? ये बाइल जूसेस को प्रोड्यूस करता है जो कि डाइजेस्ट करते हैं फैट को, यानी पित्त का निर्माण करता है जो वसा के पाचन में सहायक होते हैं बच्चों। सी क्या है आपका? सी आपका है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हम छोटी आंत कहते हैं बच्चों, छोटी आंत। ये क्या करता है? ये एब्जॉर्व करती है डाइजेस्टेड फूड को, भोजन पचा हुआ था उसमें से जो जरूरी सामान होता है उसे उसका अवशोषण करती है बच्चों। डी क्या कहलाता है बच्चों? डी कहलाता है रेक्टम, जिसे हम क्या कहते हैं? मलाशय भी कहते हैं। ये क्या करता है? ये शरीर से निष्कासन से पहले मल को संग्रहण करता है, यानी कि जो स्टूल होता है उसे अपने अंदर स्टोर करके रखता है until it was evacuated from the body, बाहर जाने से पहले पहले बच्चों। चलिए अब इस का अंतिम प्रश्न देखते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है आपका 15वां क्वेश्चन का पहला भाग, जरा देखते हैं। उससे पहले जरा कुछ लिखा हुआ उसे पढ़ते हैं बच्चों। ए, बी और सी 3 कारों के दूरी समय ग्राफ का परीक्षण कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला भाग है बच्चों ए, कौन सी कार तेज और कौन सी कार धीमी गति से चल रही है? तो बच्चों जितनी तेजी से इस तरफ बढ़ेगी वो उतनी तेजी से चलेगी। तो यहाँ पे बच्चों बी सबसे तेजी से बढ़ रहा है और ए सबसे कम तेजी से बढ़ रहा है। तो ये क्या हो गया बच्चों? बी सबसे तेज और ए सबसे कम। ठीक है, फिर है लगभग किस समय पर कार बी कार ए के साथ होगी? तो अप्रोक्स एट विच टाइम कार बी क्रॉसेस कार ए। तो अगर इन दोनों का कैलकुलेशन करेंगे बच्चों तो हमें मिलेगा कि ये लगभग 1 घंटे में एक साथ होंगे। इसे देखेंगे तो बच्चों इस तरह मिला करके हमें पता चल जाएगा। तो ये जो पॉइंट बन रहा है पी उसमें इस तरह का है। तो बच्चों जब हम मिलाएंगे तो ये 1.2 से पहले मिलेगा हमें, यानी कि वो 1 घंटा इसमें लगेगा। फिर है इसका तीसरा भाग, कार बी ने कार ए को पीछे छोड़ने के समय तक कितनी दूरी तय कर ली है? हाउ फार हैज़ बी ट्रेवल बाई द टाइम पासिस। तो ये लगभग आपको मिलेगा इधर से ही मिलेगा आपको। तो ये भी 6 किलोमीटर के आसपास मिल जाएगा बच्चों आपको। ठीक है, चलिए, और ये अथवा वाले भाग में दिया हुआ तो इसका एक और भाग है। अब ये क्या कह रहा है बच्चों, जरा इसे समझ लेते हैं।
रमेश ने पिकनिक पर जाते हुए बस में लगे चाल मापी यंत्र से अंकित आंकड़ों को विभिन्न समय अंतराल पर नोट किया। कक्षा में आकर उसने उन आंकड़ों के आधार पर बस का दूरी समय ग्राफ खींचा जिन्हें दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। यानी कि उसने क्या किया, बच्चे ने पिकनिक पर जाने के बाद इस तरह से एक टेबल बनाई। इंग्लिश में क्या कह रहा है बच्चों, रमेश while going to a picnic noted down the reading in the speed measuring device on the bus at different interval of time. In class, he drew the distance time graph of the bus on the basis of collected data of the bus. These are shown above below in the diagram. अब क्या करना, स्टडी द अबव डाटा एंड ग्राफ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या बताना है इसमें बच्चों, इन ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ विच क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, ये क्या कह रहा है, समय दूरी ग्राफ के एक्स और वाई एक्स पर कौन सी राशि निर्देशित की है। तो वाई वाले पे दी गई है बच्चों दूरी या डिस्टेंस, और एक्स वाले पे दी गई है टाइम या समय बच्चों। ठीक है, अब इसमें क्या अगला क्या है, इस बस की चाल परिवर्तित कीजिए। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बस। तो हम लोगों को पता है बच्चों, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब हम इस पूरे के पूरे चीज़ को देखेंगे तो ये दोनों की दोनों में क्या मिलेगी, स्पीड और टाइम मिल जाएगी। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये हो गया 5/5, यानी चाल बराबर किसके है, दूरी बटे समय के। तो ये 5/5 हो गया, ये आ गई 1 किलोमीटर प्रति घंटा बच्चों। ठीक है, चलिए अब इसका अंतिम भाग देते हैं। ये है चाल मापी यंत्र की उपयोगिता क्या है। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ स्पीडोमीटर। तो चाल मापी या स्पीडोमीटर क्या करता है बच्चों, वाहन कितनी गति में चल रहा है इस बारे में बताता है, यानी कि स्पीड को मेजर करता है, यही उसकी उपयोगिता है बच्चों। ठीक है, यानी कि स्पीडोमीटर यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ ए व्हीकल। स्पीडोमीटर का या चाल मापी का क्या किस लिए इस वाहन में इस्तेमाल होता है, उस वाहन की चाल बताने के लिए, यही उसकी उपयोगिता है बच्चों। तो बच्चों ये हो गया आपका पूरा पेपर कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।